हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेन क्या क्या है, उसमें तो शिलालेख, सिक्के हैं। इसके अलावा साहित्यिक में हम अगर कहें तो हमारा जो राजस्थानी भाषा का साहित्य है, या अरबी फारसी के भी कुछ ग्रंथ हैं, संस्कृत के ग्रंथ हैं, और भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जैसे ताम्रपत्र वगैरह। तो इनके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। पहला पेज अपना या प्रस्तावना का है, और प्रस्तावना हमेशा कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो वहाँ आवश्यक भी होती है, ताकि हम जान पाए कि भाई मामला क्या है। तो प्रस्तावना में हम थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति है, फिर भारत में क्या स्थिति है, राजस्थान में जैसे मेन कौन है। तो हिस्ट्री के जनक के रूप में पूरी दुनिया में एक व्यक्ति को माना जाता है, उनका नाम है हेरोडोटस। पुस्तक थी उनकी हिस्टोरिका, और इसी आधार पर उनको दुनिया में हिस्ट्री का जो फादर ऑफ हिस्ट्री कह सकते हैं अपन, इतिहास का जनक कहा जाता है। भारत में इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास कहलाते हैं। उन्होंने महाभारत लिखी थी, जिसको पहले जय संहिता कहा जाता था, बाद में नाम महाभारत हो गया था। इसी प्रकार से राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहा जाएगा, ये अगर बात आती है तो नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने एक व्यवस्थित इतिहास लिखने का प्रयास किया था। और अगर हम इस तरह से देखें कि ये व्यवस्था कैसे वहाँ बैठती है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड का व्यक्ति है, राजस्थान का साहित्य इतिहास कैसे लिख सकता है। तो 1818 से लेकर 1821 तक वो जो राजस्थान में मेवाड़ रियासत में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहा था। इसी दौरान उसने अलग अलग सोर्स जुटाए, और वहां से वो जो जानकारी थी उसको कंपाइल करके एक पुस्तक लिखी, और नाम दिया उसको एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक है जो 1829 में प्रकाशित हुई थी लंदन से। और यहाँ घोड़े वाला बाबा लिखा हुआ है, तो घोड़े पर बैठकर, क्योंकि तत्कालीन जो साधन थे यातायात के अगर ऐसे कहें तो वो घोड़ा ही था, तो घोड़े पर बैठकर घूमते थे, इसीलिए उनका नाम उपनाम हो गया घोड़े वाले बाबा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पहली बार इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करवाया था, आगे लिखा हुआ भी है, बात करते हैं इसके बारे में। और उसके आधार पर बहुत सारे आज भी हम जैसे राजस्थान हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नाम पढ़ते हैं। जैसे आप बहुत फेमस नाम देखे होंगे आपने कि एक तो थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ का मैराथन, या फिर संतों का शिखर है। इस तरह के जो नाम है, हिंदू ओलंपस, ये नाम दिए थे वो सबसे पहले हैं जो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में उनकी तुलना करते हुए उनको एक्सप्लेन किया था, और वही नाम है जो आज चर्चा में मतलब चर्चित है, हम पढ़ते हैं उनको। पुस्तक का एक और नाम भी है इसी को, या सेंटर में लिखा हुआ है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। वैसे राजपूत स्टेट से समझ आएंगे, राजस्थान के बारे में जो पुस्तक है उसी का ये दूसरा नाम है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और एक पुस्तक और भी थी इनकी जो 1837 में प्रकाशित करवाई थी इनकी पत्नी ने, उसका नाम था वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। मतलब वेस्टर्न इंडिया है उसकी यात्रा, यहाँ तक है नाम इसका, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये पुस्तक भी कर्नल जेम्स टोड की है। तो अब यहाँ से ये जो ओवरऑल हमने पहले पेज में बात की है, वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान हिस्ट्री के पितामह कहलाते हैं। और पुस्तकों के नाम आ गए एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसके अलावा एक और है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। दोनों याद रखने हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का ही दूसरा नाम आपको याद रखना है, जिसको हम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। कब प्रकाशित हुई थी? 1829। और कहाँ से हुई थी? तो लंदन। आगे हम बात करते हैं, जो हम आगे मतलब जो सोर्स पढ़ने वाले हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। सिक्के पढ़ेंगे हम, भाई किस नाम से कहाँ चलता था, चांदी सोना किसका था, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो। इसके अलावा शिलालेख हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स भी यही है। ताम्रपत्र हैं, पूरा लेखागारी में हकीकत बही है। हकीकत बही का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि तत्कालीन किसी भी प्रकार का कोई घटनाक्रम है, रोजाना रोजमर्रा की जो दिनचर्या वगैरह इससे संबंधित बातें हैं वो इसमें आएगी। हुकूमत बही का मतलब आपको समझना है कि राज कार्य करने के लिए जो आदेश निकाले जाते थे राजा द्वारा, वो हुकूमत बही में आएगा। इसके अलावा कोई बिल्डिंग वगैरह अगर बिल्ड की जा रही है तो वहाँ कमठाना बही आज भी यूज होता है शब्द, कोई भवन अगर बन रहा है तो कमठाना उसको बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो कमठाना बही में आ जाएगा। साहित्यिक स्रोत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा विश्वस्त जिसको हम कह सकते हैं,
राजस्थानी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है और फारसी साहित्य है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में राजस्थानी साहित्य मिलेगा। इसके अलावा संस्कृत के भी 8-10 ग्रंथों के बारे में हमें जानना चाहिए जिनमें राजस्थान की जानकारी मिलती है। फारसी साहित्य भी मिलता है क्योंकि विदेशी आक्रांता अपने यहाँ आए थे और उनके साथ जो बहुत सारे साहित्यकार भी आए थे, तो अरबी फारसी उन्होंने जो भी चीजें यहाँ देखी वो अपनी पुस्तक में लिखी, तो वो चीजें हम देखेंगे इसमें। शुरुआत करते हैं शिलालेखों से, और शिलालेख में भी खास तौर से सबसे पहले नंबर पे, वैसे जब भी आपने कहीं और किताब वगैरह में पढ़ा होगा तो घोसुंडी का शिलालेख पढ़ा होगा क्योंकि वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, वो सबसे प्राचीन है राजस्थान में। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले बिजोलिया शिलालेख के बारे में। कारण है क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न आया है वो बिजोलिया शिलालेख का आया है, तो उसी क्रम में इसको पहले रख लिया ताकि ये तो कम से कम पक्का याद रहे। तो गुणभद्र इसके रचयिता है। कहाँ पर है तो बिजोलिया में है, बिजोलिया का ही शिलालेख कहते हैं इसको हम। और 13 पद हैं संस्कृत, इसमें जो लिखी हुई है भाषा वो संस्कृत है, संस्कृत में लिखे हुए हैं 13 पद। और क्यों ये सबसे फेमस है, तो वो ये 2 शब्दों में यहाँ पर जो कहानी है वो सिमट जाती है। परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहाँ बताया गया है, तो वो है जो बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसकी याद रखना है। दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है, पार्श्वनाथ मंदिर के पास ही ये उत्कीर्ण है। और रचयिता कौन है, गुणभद्र। उत्कीर्ण करता पूछते नहीं है, बाई चांस पूछ ले तो आपको याद रखना है छेनी हथौड़ा लेके किसने उत्कीर्ण किया था, तो वो नाम है गोविंद, आपको याद रखना है। उत्कीर्णकर्ता का नाम पूछ ले तो गोविंद, बाकी रचयिता गुणभद्र है, याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं हम, दूसरे नंबर पे है शिलालेख मान मोरी का शिलालेख। तो वैसे जो मौर्य सम्राट थे मान, उनके नाम पर है मान मौर्य, वहीं से मान मोरी थोड़ा हमने बिगाड़ के कर दिया इसको। अमृत मंथन का उल्लेख है, कहाँ पर मिला तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में भी झील है छोटी एक मानसरोवर, वहां पर। और कब का है तो 713 ईस्वी का है। और इसके साथ जो कहानी जुड़ी हुई है वो है कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे, अपने देश जा रहे थे, उस समय बीच रास्ते में किसी समस्या के कारण उन्होंने इसे समुद्र में फेंक दिया था। हाँ, लेकिन समुद्र में फेंक दिया तो फिर भी ये जानकारी कहाँ है, तो कर्नल जेम्स टोड ने उस पर जो जानकारी लिखी हुई थी वो अपनी पुस्तक में लिख ली थी, नोट कर लिया था उसको। आगे है सामोली शिलालेख। तो गुहिल वंश के बारे में अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं तो फिर ये शिलालेख आप देख सकते हैं। सामोली शिलालेख कहाँ पर है, तो सामोली उदयपुर में ये कस्बा है, जगह है जहाँ पर ये लेख है जो मिलता है। और किसके बारे में जानकारी मिलती है, सबसे ज्यादा शासक की बात करें तो गुहिल शासक शिलादित्य, जो कि शुरुआती राजाओं में से एक है। और कब का है तो 646 ईस्वी का। आगे है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बहुत महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। प्रशस्तिकार महेश भट्ट ने बहुत, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कुंभा है, या फिर ऐसे कह लो कि जो बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के जितने राजा हैं उनके बारे में कोई भी ऐसी बात है जिसकी जैसे प्रशस्ति का मतलब यही होता है प्रशंसा, एक तरीके से ये जो शिलालेख है इसमें प्रशंसा की गई है मेवाड़ के राजाओं की, जिनमें बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के लोग हैं, उनकी जीवनी या उनके जो बढ़िया काम है उनका वर्णन है। कहाँ है ये, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है वहां पर है। और कुंभा की विजयों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। प्रशस्तिकार कौन है, मतलब इसका रचयिता कौन है, महेश भट्ट है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे जो प्रशस्तिकार है या रचयिता है, या जैसे कोई फोटो वगैरह पेंटर वगैरह रहते हैं तो नाम तो लिख ही देते हैं लास्ट में, तो उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। कब का है इस तरह अगर पूछा जाए तो, या दिसंबर लिखा हुआ है, 1460 का है ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। तो मेवाड़ के राजाओं के बारे में जो बहुत प्रॉम्प्ट जानकारी मिलती है वो राज प्रशस्ति से ही मिलती है। बहुत सी बार जब राज सिंह को आपने पढ़ा होगा तब भी ये जरूर पढ़ा होगा। 1676 ईस्वी की बात है। कौन है राजा राज सिंह है, कहाँ पर स्थित है तो राजसमंद झील की पहाड़ है जिसको 9 चौकी कहा जाता है। कितने पत्थर हैं, 25 पत्थर हैं। और कौन सी भाषा है, संस्कृत है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और क्या है इसमें, राज सिंह का तो पूरा डिटेल्ड वर्णन मिल जाएगा। इसके अलावा अमर सिंह द्वारा जो संधि की गई थी वो संधि का उल्लेख, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख मिल जाएगा। 5 फरवरी 1615 आपने पढ़ा होगा जरूरी, वो संधि, उसके बारे में जानकारियां मिलती है। और बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक जितने राजा हुए हैं उनकी जो मेन अचीवमेंट है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और दुनिया का ये सबसे बड़ा शिलालेख है, ये भी आपको याद रखना है। नाम क्या है, राज प्रशस्ति। राज सिंह के नाम से राज जो है उसको उठा के राज प्रशस्ति किया गया। आगे है श्रृंगी ऋषि का लेख, महाराणा मोकल के समय का है।
और महाराणा मोकल का मतलब हो गया 1428, लगभग 15वीं सदी के शुरुआती दौर की बात है। श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर यह स्थित है। एकलिंग जी का जो मंदिर है उसके पास ही। और मोकल ने जो काम किया उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है, कुंड बनवाए हैं और उसका जो वंश है उसके बारे में जानकारी इससे मिलती है। आगे है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति थोड़ा इसको कह सकते हैं अपन की है तो 15वीं सदी की, 1439 ईस्वी की है। चौमुखा मंदिर वहां पर स्थित है और वहीं बाहर जो गेट है वहां पर इसको उत्कीर्ण करवा रखा है। इसमें भी जो जानकारी है वो 1459 का मतलब आप समझ जाएंगे, कुंभा से संबंधित बप्पा रावल और कालभोज नाम अलग अलग हैं, ये जानकारी भी यहीं पर मिलती है। बाकी हम पढ़ते हैं कालभोज ही बप्पा रावल है। कुंभा की विजयों का वर्णन है यहाँ पर। और निर्माणकर्ता मतलब इससे रिलेटेड जैसे रणकपुर जो आप मंदिर जानते हैं वहाँ दर्नक शाह जो सेठ हैं या इसके जो इंजीनियर वगैरह हैं उनका भी यहाँ पर परिचय मिलता है। आगे गोसुंडी शिलालेख है। गोसुंडी गांव है और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, यानी प्राचीनतम शिलालेख जो अपने पास उपलब्ध है उनमें नंबर 1 है ये। यहाँ पर है तो नगर चित्तौड़गढ़ शिलालेख, नगर के बजाय नगरी कर देते हैं, नगरी चित्तौड़गढ़ में। और इस शिलालेख में जो वंश है गजवंश, अश्वमेध यज्ञ के बारे में वहां पर जानकारी मिलती है हमें। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्राचीन है तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है सचिया माता, ओसिया में ये मंदिर है। आपको इस जीके में बहुत सी चीजें क्या इस तरह से इनडायरेक्टली भी याद करनी चाहिए। जब आप लोग देवियां वगैरह पढ़ेंगे तो ओसिया में कौन सी माता जी है तो सचिया माता है। और वहीं पर है ये कल्हण और कीर्तिपाल के बारे में वर्णन है, 956 ईस्वी का ये शिलालेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है सचिया माता तो ओसिया नामक कस्बा जोधपुर में। नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रशस्ति। एक चीज आपको यह भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जैसे प्रशस्ति है तो हम उसमें क्या याद रखें, तो ज्यादातर ऐसा प्रयास करना चाहिए जैसे एक तो उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, कहाँ पर स्थित है, एक ये हो गया। इसके अलावा उसमें कोई खास बात है तो जनरली इस तरह की एक दो चीजें अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अगर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उनका टाइम भी अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी कोई इतना मतलब डीप कोई प्रश्न आता नहीं है। इस तरह का सामान्य प्रश्न बन सकता है कि इस वंश के बारे में किससे जानकारी मिलती है, तो ऐसा तो आप स्थान के आधार पर, क्योंकि जैसे कोई मेवाड़ में मिल रहा है तो ज्यादातर हुईल वंश या सिसोदिया वंश से संबंधित है। अगर मारवाड़ में है, बहुत प्राचीन है तो प्रतिहार वगैरह ये मिल जाएंगे। बाकी अगर नया है 1400-1500 बाद का है तो फिर राठौड़ वंश। डूंगरपुर प्रशस्ति डूंगरपुर में स्थित है, 1404 का है, भाषा संस्कृत है और वागड़ के राजवंश का इसमें इतिहास, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम वागड़ कहते हैं तो वहां के राजाओं का वर्णन मिलेगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ में है, 1460 ईस्वी के आसपास का है ये। और इसमें क्या है तो कुंभश्याम मंदिर जो है वहां पर लगा हुआ है, उस मंदिर का मतलब जो निर्माण है या फिर और भी कोई चीज है, गुहिल वंश पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ तो गुहिल वंश का ही राज था तो उसके बारे में। और महाराणा कुंभा क्योंकि 1460 यहाँ आया है तो आप समझ सकते हैं कि महाराणा कुंभा के समय इसको उत्कीर्ण करवाया था। ज्यादा जानकारी कुंभा के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ कहाँ है, सीकर में है। और निर्माण किसने करवाया, अल्लट ने करवाया, तो ये जानकारी मिलती है यहाँ पर। कब की है प्रशस्ति तो 1000 ईस्वी के लगभग, 973 ईस्वी की है। और कहाँ किसके बारे में चर्चा है, वर्णन है तो चौहान वंश का वंश क्रम दिया हुआ, राजाओं के नाम है जो क्रम से दे रखे हैं, लिख रखे हैं। आगे है अपराजिता का शिलालेख। राजा हुआ था गोहिल वंश में एक अपराजित, उसकी विजयों और उसके प्रताप का वर्णन है। कब का है, 661 ईस्वी का है। और कहाँ पर है, नागदा गांव के पास जो मंदिर है कुंडेश्वर, वहां पर। आगे है नगरी। नगरी का शिलालेख। शिलालेख भंडारकर को प्राप्त हुआ था ये सबसे पहले, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में है। लिपि कौन सी है तो देवनागरी लिपि है और 424 ईस्वी का है। वैष्णव धर्म के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, वैष्णव संप्रदाय के बारे में। आगे है मंडोर का शिलालेख। मंडोर कहाँ है, जोधपुर में है, एक बावड़ी है वहां पर, 685 ईस्वी के लगभग का है ये। और इसमें भी विष्णु और शिव यानी शैव और वैष्णव दोनों जो संप्रदाय हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे है नानसा युग स्तंभ, अपने भीलवाड़ा का है। नानसा एक कस्बा है, वहां पर एक गोल स्तंभ प्राप्त हुआ और उसमें जो सोम है उसने कुछ बातें लिखी हैं। 225 ईस्वी का है ये, आपको याद रखना। आगे है कर्णसवा। कर्णसवा में यहाँ जो कर्णसवा शब्द है वो धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं मोक्षु के कारण बना है, बाकी इसका जो सही नाम है वो है कण्व। यहाँ पर कण्व ऋषि रहते थे और कण्व ऋषि के आधार पर ही ये कर्णसवा पड़ा है।
और इसके बारे में जानकारी है तो मौर्य वंश के प्रतापी शासक बल के बारे में यहाँ पर जानकारी है। 738 ईस्वी का है, समय भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चाकसू की प्रशस्ति। चाकसू जयपुर में है और गुहिल वंशीय राजाओं की वंशावली वहां पर मिलती है। थोड़ा सा या मतलब क्या कह सकते हैं उसको हम समझना है आपको। राज करता था जयपुर में कछवाहा वंश, लेकिन वहां जो प्रशस्ति मिली है चाकसू में उसमें गुहिल वंश के राजाओं की वंशावली है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जामिनर चाहे कंफ्यूज करना चाहे तो वो ये प्रश्न दे सकता है। जनरली कोई स्टूडेंट है तो उसने चाकसू पढ़ रखा है जयपुर में, अगर प्रश्न आ गया कि चाकसू प्रशस्ति में किस वंश की वंशावली दी गई है तो वहां एक ऑप्शन कछवाहा भी आएगा निश्चित रूप से, और वो सही करने की संभावना हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, चाकसू प्रशस्ति में गुहिल वंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, 1278 ईस्वी के आसपास का है। गुहिल वंश के शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है जैन कीर्ति स्तंभ, और ये 13वीं सदी का है। जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेख की स्थापना जीजा शाह ने की थी। जीजा शाह के नाम से आता है, थोड़ा शाह शब्द लिखा हुआ आता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नाथ प्रशस्ति, एकलिंग नाथ जी से ही ये शब्द बना है। एकलिंग, वैसे नाथ का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जोधपुर जालौर में जो नाथ संप्रदाय है उससे रिलेटेड नहीं है, ये एकलिंग नाथ के बारे में है। तो नागदा से जानकारी मिलती है, नागदा में है, नागदा नगर। उसके अलावा बप्पा है, गुहिल जितने भी राजा रहे हैं, नरवान, इनका वर्णन यहाँ मिलता है। लकुलिश मंदिर जो कि वहीं स्थित है उससे ये प्राप्त हुआ था, 971 ईस्वी का है, और आम्र कवि ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति। तो बीकानेर दुर्ग में जो प्रशस्ति है उसका रचयिता कौन है, तो जेता है, जैन मुनि है एक, और इसमें राय सिंह तक के जो राजा हैं उनकी उपलब्धियों और विजयों का वर्णन इसमें मिलता है। मतलब समझ जाना आप, इस तक आ जाता है इसका मतलब उस राजा के समय इसका उत्कीर्णन हुआ था। 1594 ईस्वी की बात है ये, और जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर दुर्ग के द्वार पर यह स्थित है। आगे है सिवाना का लेख, राव मालदेव के बारे में जानकारी मिलती है, 1537 ईस्वी का है। किराड़ू का लेख किराड़ू बाड़मेर में है, महत्वपूर्ण है। परमार जो राजा है उनके बारे में जानकारी मिलती है। परमारों की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति लिखा हुआ उत्पत्ति है सब में, और कैसे हुई थी तो आबू में यज्ञ से हुई थी। ये हमने जब चौहान वंश पढ़ा था उस समय भी इसको देखा था बहुत अच्छे से। जो अग्निकुंड से उत्पत्ति वाला एक जो तरीका है बताया गया है इतिहास में, वो इसमें वर्णित है। आगे है उदयपुर का एक बहुत ही फेमस कस्बा है चीरवा, वहां पर शिलालेख है 1273 ईस्वी का, और एक मंदिर है वहां उसके द्वार पर लगा हुआ है। 51 श्लोक है नागरी लिपि में लिखे हुए, कितनी पंक्तियां हैं इतना तो वैसे एग्जाम आता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें भी क्योंकि ये मेवाड़ में है तो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके बारे में जानकारी मिलती है। पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, इन राजाओं की उपलब्धियां हैं वो बताई गई हैं। गांव बसाने और घाटियों, सारी चीजें, मंदिर वगैरह हैं, उनका वर्णन मिलता है। एकलिंग जी के बारे में भी, पाशुपत योगियों के अग्रणी शिव राशि का भी वर्णन मिलता है। पाशुपत संप्रदाय का हमने देखा भी था, लकुली शब्द भी वहीं से आया है। आरित ऋषि के बारे में हमने पढ़ा था, जो शिव के भक्त थे, इसी कारण बाद में पापा रावल ने जो मंदिर, शिव जी का मंदिर बनाया था, एकलिंगनाथ मंदिर। रत्नप्रभ सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए रचना की था, पारसचंद ने इसे लिखा था। रत्नप्रभ सूरी का नाम भी आप याद रख लेंगे, और उत्कीर्णकर्ता में केली सिंह आपको याद रखना है। 13वीं सदी की जो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस, किसी भी प्रकार की जो स्थिति है वो यहाँ से हमें पता चल जाती है। ये हमने कुछ शिलालेख देखे हैं राजस्थान के इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण, जिनको हम कह सकते हैं वो। आगे हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में। तो यहाँ से तो एग्जाम में जो प्रश्न आ सकता है वो बहुत इतना मतलब टफ नहीं कह सकते हैं। किसी एक स्पेशल नाम को पूछ के ये किस रियासत में प्रचलित था, इस तरह का कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। ज्यादातर पहले जो आरंभिक काल में जो व्यापार वगैरह होता था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। इसका वस्तु विनिमय का मतलब आप समझेंगे कि आप कुछ, आज भी प्रचलित है वैसे गाँव में जैसे अनाज देकर जैसे कुछ खरीद लिया, इस तरह से उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। 2500 वर्ष पूर्व लगभग ये जो है व्यापार है वो सिक्कों से, या ऐसे कह सकते हैं कि मुद्रा उसमें माध्यम बन गई थी।
थोड़ा बहुत हमें वहाँ प्राप्त होता है ये। और एक शब्द आया है आहत मुद्रा। आहत का मतलब हो गया जिसे कोई मुद्रा बनाने के बाद उसके ऊपर चोट करके, ये पंचमार्क शब्द भी लिखा हुआ है, तो उससे क्या निशान बन जाता है और पता चलता है कि ये इससे संबंधित सिक्का है, तो उसको हम आहत या पंचमार्क सिक्का कहते हैं। और किस तरह के होते थे, तो वर्गाकार कह सकते हैं, आयताकार कह सकते हैं, या वृत्ताकार। अब ज्यादातर जो मुद्रा अगर हम बात करें वर्तमान में जो सिक्के हैं वो वृत्ताकार है। कौटिल्य में सिक्कों को पर्ण या कारषपण की संज्ञा दी गई थी और ज्यादातर चांदी की धातु के बने हुए रहते थे। ये भी बात वैसे एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा इंट्रो के रूप में आप ये समझ सकते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो चौहान वंश है, उसने सबसे पहले, हमने पढ़ा भी था सोमल देवी के नाम से, मतलब आपको अगर चौहान वंश की शुरुआत की थी, हम उस समय नाम आया था ऐसा, तो उसके नाम के सिक्के चलाए थे, यानी चौहान वंश है उसने सबसे पहले सिक्के चलाए थे। द्रह्म है, विशोपक है, या फिर जो दिनार शब्द है वो ये सिक्कों के लिए यूज होते थे सब। मध्य युग में खूब सारे टकसाल वगैरह, हमने अभी बेराट जब सभ्यता पढ़ी थी उसमें नाम आया था कि अकबर है उसने टकसाल स्थापित की थी, तो एक सिक्का जारी किया था, सिक्का ए एलची, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले कहाँ पर टकसाल खुली थी, तो आमेर में। टकसाल का मतलब जहाँ ऐसी फैक्ट्री जहाँ सिक्के बनते हैं। और सिक्कों के बारे में वैसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम, कहाँ कौन सा सिक्का किस वंश से संबंधित है, तो थोड़ा हम देख सकते हैं। जैसे आमेर है तो कछवा वंश है, मेवाड़ में सिसोदिया गुहिल है, मारवाड़ में राठौड़ वंश है। अब ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जैसे झालावाड़ में ये इस तरह का थोड़ी ट्यूनिंग आती है, लेकिन है जयपुर का या आमेर का है ये झाड़साई, थोड़ा ध्यान रखना। झाड़साई क्यों नाम है, तो उस सिक्के के ऊपर इस तरह से कोई एक, मतलब कह सकते हैं कि पेड़ के जैसा कुछ बना हुआ है, तो उसको झाड़साई नाम दे दिया, तो झाड़साई। इसके अलावा मेवाड़ में चांदोड़ी है, सोने का सिक्का। मेवाड़ के अलावा किशनगढ़ में भी इसी नाम से चलता था, तो आपको वो भी याद रखना। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है प्रश्न, जैसे मेवाड़ का नाम ही नहीं दिया, चार और नाम दे दिए, उसमें एक किशनगढ़ है तो चांदोड़ी वहां भी चलता था। इसके अलावा मारवाड़ में जैसे विजय शाही। और ज्यादातर सिक्कों के नाम याद रखने में एक टेक्निक हम लगा सकते हैं कि इस तरह से प्रश्न आएगा, ये सिक्का कहाँ चलता था, या किसी रियासत का नाम दे देंगे और कि इसमें कौन सा सिक्का चलता था। तो ज्यादातर सिक्के हैं वो राजा के नाम वगैरह से चलते थे। राजा अगर मतलब चाहे तो नाम उसका ही रहेगा, क्योंकि अंतिम रूप से वही वहां सर्वेसर्वा होता था, तो ज्यादातर नाम वैसे कोई ऐसे मत सोचना कि इस नाम का राजा क्या राजा नहीं था। कुछ ऐसे हैं जो नाम विकृत होके और मतलब लोगों ने नाम दिए और वही नाम है जो चल रहे हैं। जैसे जोधपुर रियासत के सिक्कों की अगर हम बात करें, तो विजय सिंह महाराजा थे, तो विजय शाही। इसके अलावा लल्लू लिया तो नहीं है, इसको भी देखते हैं। इसके अलावा गदिया, और गदिया के साथ साथ शब्द इसी का थोड़ा सा मतलब ट्यून के हिसाब से मिला के गदिया के साथ फदिया शब्द और जोड़ दिया। बाकी भीम शाही है, डब्बू शाही है, और लल्लू वालिया होना चाहिए, यहाँ लल्लू लिया नहीं है, इसको देखेंगे आगे। चौहान अजमेर के सिक्के, तो इनमें एक रूपक है, दिनार है। दिनार को थोड़ा याद रखना, सोने का जो सिक्का था उसको दिनार नाम दिया था। प्रतिहारों ने कौन कौन से सिक्के चलाए, तो वराह है, द्रह्म है, विशोपक है। डूंगरपुर जो रियासत में चलने वाले सिक्के थे उनमें उदय शाही और सालिम शाही दोनों राजाओं के नाम पर है। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही और सालिम शाही। प्रतापगढ़ में आलम शाही, नया सालिम शाही। हिंदी के सिक्कों में राम शाही, चेहरे शाही, कटार शाही और 11 संधिया, 11 सना। कोटा के सिक्कों में मदन शाही, गुमान शाही राजाओं के नाम पर है। झालावाड़ में मदन शाही और पृथ्वी शाही। अलवर के सिक्कों में राव शाही, अक्खे शाही। भरतपुर में महाराजा सूरजमल ने जो सिक्का चलाया था, शाह आलम अपने आप का नाम रखा था। धौलपुर में तमंचा शाही, क्योंकि जो सिक्का होता था उस पे एक बंदूक का फोटो बना हुआ रहता था दोनों तरफ से, तो वो बंदूक का फोटो होने के कारण उसको तमंचा शाही नाम दे दिया। जैसलमेर में अक्खे शाही और हाँ अक्खे शाही है ये, और मोहम्मद शाही। एक अलग सिक्का होता था तांबे का, उसको डोडिया कहते थे। डोडिया का मतलब ऐसे समझेंगे जैसे कोई एक सिक्का है, अब तांबे का है, थोड़ा सा वो बेंड हो गया तो उसको डोडा या डोडिया कह दिया। तो सिक्के तो बहुत आसान है, आराम से आप याद कर लेंगे, एक दो बार इसको वापस सुनना तो याद हो जाएंगे। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र में कोई विशेष नहीं है। ताम्रपत्र का मतलब आप समझेंगे इस तरह से, जैसे एक पूरा का पूरा तांबे की एक प्लेट है पूरी, जैसे आपका किताब का या कॉपी का पेज होता है, और उसके ऊपर जो बातें लिखी हुई हैं इस तरह से तांबे के ऊपर, तो उसको हम ताम्रपत्र कहते हैं। ये जानकारी मिलती है वहां से, नीचे कौन है राइटर वगैरह ये सूचना भी मिलती है। यहाँ पर तो अपने पास एक ही नाम है केवल, खेरोदा या खरोदा शब्द है, 15वीं सदी का है जो मिलता है। मतलब उदाहरण के रूप में हम बात करें, राणा
कुंभा द्वारा किए गए प्रायश्चित का वर्णन है। साथ ही मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की जानकारी यहाँ से मिलती है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक तरीके से ताम्रपत्र नाम आता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या कहानी है। बाकी पूरा लेखीय स्रोत में अगर हम बात करें तो हकीकत बही है, हुकूमत बही है, कमठाना बही है और खरीता बही है। यहाँ खरीता शब्द है जो एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है, आरपीएससी ने पूछा था कि इसका मतलब क्या है। तो पत्राचार, यानी कि एक राजा दूसरे राजा को पत्र लिखता है, वो खरीता कहलाता है। इसके अलावा जैसे हकीकत बही है तो वो जो दिनचर्या से संबंधित हम पहले बात कर चुके हैं। हुकूमत का मतलब हो गया आदेश, कोई भी आदेश निकलता है तो वो भवन और दुर्ग निर्माण संबंधित जानकारियां मिलती हैं तो वो कमठाना बही कहलाती है। रिकॉर्ड रखना पड़ता है सारी चीजें। और ये बहियां कहाँ संग्रहित हैं तो राज्य अभिलेखागार कहाँ है अपना, बीकानेर में, उसमें संग्रहित है। अभी भी हम इनको देख सकते हैं। राष्ट्रीय पुरालेख विभाग कहाँ है, दिल्ली में है। और कमठा एक शब्द, क्योंकि यहाँ कमठाना शब्द आया था तो कुछ हैं जो कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज तो क्या होंगे, मन में आ रहा होगा कि ये क्या है। तो एक जैसे राजा है जो कोई बिल्डिंग बना रहा है, महल वगैरह हवेली कुछ बना रहा है, तो उस समय जनता पर एक टैक्स लगाया जाता था, उसको कमठा लाग कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साहित्यिक स्रोत में हम बात करें तो राजस्थानी साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट यही है। साहित्य और साहित्यकार जैसे पृथ्वीराज रासो हैं, इम्पोर्टेंट है। चंद्रपाध्याय लेखक हैं, इसके बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। बिसल देव रासो हैं, वीरराज चतुर जिनको हम कहते हैं। नरपति नाल इसके लेखक हैं। अमीर रासो हैं, जोधराज इसके लेखक हैं। अमीर रासो एक अन्य किताब और है, सारंगधर लेखक है। संगत नहीं है, ये सगत रासो है, कीर्तन आशियां द्वारा लिखी गई है, और जिसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के बारे में जानकारी मिलती है हमें। बेली किशन रुक्मणी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। और पृथ्वीराज राठौड़ जो कि मूल रूप से बीकानेर के थे, और अकबर ने इनको गागरोन का किला दिया था, वहां बैठकर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जिसको दुर्सा अड्डा ने 19वां पुराण और 5वां वेद कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा था कि 10,000 घोड़ों के बराबर इस पुस्तक में अकेली में बल है। अचल दास खींचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन, और ये भी वही गागरोन संबंधित है। अचल दास कानड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ, के अलावा वो वीरमदेव सोनग्रारी बात भी इन्हीं की पुस्तक है। तो आगे और नाम है, देखते हैं। पाथल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। यहाँ जहाँ पर पाथल है जो महाराणा प्रताप के लिए शब्द आया है, और पीतल है जो अभी हम जिनकी पुस्तक पढ़ रहे थे, यहाँ नाम भी आया है पृथ्वीराज राठौड़, इन्हीं को यहाँ पीतल कहा गया है। उनके बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ था वो बातचीत इसमें कविता में है। धोरानी है कन्हैयालाल सेठिया की। लील टास भी उन्हीं की पुस्तक है। रूठी रानी और चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारठ फतेह सिंह को लिखे थे 13 सोरठे वो। इसके अलावा एक पुस्तक उनकी रूठी रानी और है जो कि मालदेव की पत्नी उमादे के बारे में है। राजस्थानी काव्य थे मुरलीधर व्यास की लिखी हुई है। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस, जिनको राजस्थानी जुबान की मशाल कहा जाता है, उनके द्वारा। नैणसी ख्यात मोहनोद नैणसी, मारवाड़ के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से मिलती है। मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये भी पुस्तक है जो मोहनोद नैणसी की है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं इतिहास के, मतलब राजस्थानी साहित्य के कुछ मतलब बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, हमें याद रखने हैं, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में भी जैसे पृथ्वीराज विजय हैं, जयानक द्वारा लिखी हुई, कश्मीरी पंडित थे ये, अपने यहाँ रहे थे मतलब अजमेर में, और यहाँ उन्होंने पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी। हमीर महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी का। हमीर मदमर्दन है जय सिंह सूरी का, जिसमें इल्तुतमिश को हराने की जानकारी मिलती है जयत्र सिंह द्वारा। कुवलयमाला उद्योतन सूरी, इसके अलावा वंश भास्कर हैं, और छंद मयूख है सूर्यमल मिश्रण द्वारा। नृत्य रत्न कोश राणा कुंभा द्वारा। भाषा भूषण जसवंत सिंह जो कि अपने जोधपुर के राजा थे। एकलिंग महात्म्य कान्ह है व्यास द्वारा। ललित विग्रहराज कवि सोमदेव द्वारा, जो कि विग्रहराज चतुर्थ या इस तरह से हम कहते हैं विचल देव, तो उसके दरबार में रहते थे। एक हरि के लिए नाटक भी आपने नाम देखा होगा, जब हम चौहान पढ़ रहे थे उस समय संस्कृत में ही था। इसके अलावा फारसी साहित्य, जिसके नाम याद होना थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा। 9 नाम है यहाँ पर, और एक ही स्क्रीन पर आ रहे हैं लगभग, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखने का प्रयास करना है, क्योंकि ये एक मतलब कह सकता हूँ मैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो वो हर कोई नहीं कर पाएगा। जैसे अली अहमद का चचनामा है। मिफ्ता उल फुतू अमीर खुसरो का है। खजाइन उल फुतू भी अमीर खुसरो का है, जिसमें जो राजस्थान में हुए बहुत सारे साक्य वगैरह उनका वर्णन मिलता है। तुजू के बागरी नहीं है, बाबरी है, या बाबरनामा, जो कि बाबर के द्वारा लिखी गई है। तुर्की भाषा में तुर्की आत्मकथा लिखी थी।
बाबर ने हमला किया था, महाराणा सांगा से लड़ाई भी हुई थी, तो उन्होंने यहाँ के अनुभव उसमें लिखे हैं, तो राजस्थान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हुमायूंनामा है, हुमायूं की बहन गुलबदन ने लिखा था। अकबरनामा नहीं है, ये अकबरनामा है, अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरिया अकबरनामा, जो के जहांगीरी जहांगीर का तारीख राजस्थान कालीराम कायस्थ द्वारा फारसी में लिखा हुआ ग्रंथ है। और वाकया ए राजपूताना मुंशी ज्वाला शाह द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ ऐसी हैं जो फारसी साहित्य से संबंधित किताबें हैं, इनको भी आप याद रखें या फिर इस वे में समझें कि यहाँ से भी राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ये हमने बात की है ओवरऑल राजस्थान इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार आप जब नोट्स बनाएंगे वापस से इनको पढ़ेंगे एक बार और, केवल भले ही चाहे तो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर 1:25 पर रख के भी इसको सुन सकते हैं, तो जरूर ये टॉपिक है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।